नमस्कार, आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आज आवाज देश की में बात करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल समस्या और समाधान की। अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से छोटा परिवार रखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छोटा परिवार रखना बड़ी देशभक्ति है। वहीं सांसद राकेश सिन्हा ने 12 जुलाई 2019 को राज्यसभा में जनसंख्या विनियमन विधेयक 2019 पेश किया। विधेयक में 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का आह्वान किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस पर बढ़ती आबादी पर चिंता जताई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ने से असंतुलन पैदा नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि जनसंख्या का ताल्लुक इंसान से नहीं ऊपर वाले से है। शफीकुर रहमान ने यह भी कहा कि जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए कानून पर नहीं, तालीम पर जोर देना चाहिए। जी हां, इन बिंदुओं को समाहित करते हुए हम अपने विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एसके सिंह, प्रोफेसर और प्रमुख सर्वेक्षण अनुसंधान और डेटा विश्लेषिकी विभाग IIPS। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मनु गौर हैं, जनसंख्या मामलों के विशेषज्ञ। मनु गौर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वर्चुअली हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं JK बजाज, निदेशक हैं नीति अध्ययन केंद्र के। डॉक्टर JK बजाज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है मेरे साथ मौजूद जनता जनार्दन का भी। डॉक्टर सिंह, क्या हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? क्या कहते हैं आंकड़े, क्या कहती है आपकी समझ? जी, थैंक यू शर्मा साहब। सारे एविडेंस ये बता रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि का दर में काफ़ी कमी आई है। और अगर आप किसी धर्म विशेष की अगर बात कर रहे हैं, इंटरफेथ डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, तो मैं ये बहुत ही क्लियर करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से इसमें कमी आई है। और केवल एक ही फेथ की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी नहीं आई है, बल्कि हिंदू में भी कमी आई है, मुस्लिम में भी कमी आई है। अगर पिछले 30 साल के डेटा को निकाल के देखा जाए, अगर 1992-93 से देखा जाए, जब हम लोगों ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फर्स्ट कंडक्ट किया था, तो उस समय हिंदू मुस्लिम की फर्टिलिटी में, फर्टिलिटी से मेरा ताल्लुक है टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसका आम भाषा में मायने होता है कि एक शादीशुदा महिला अपने पूरे जीवन काल में कुल कितने बच्चों को जन्म देती है। वो हिंदू मुस्लिम के बीच में का गैप था, वो 1.1 का था। 3.3 हिंदू महिलाओं का था और 4.4 मुस्लिम महिलाओं का था। जी मनोहर साहब, ये जो आंकड़े यहाँ पर कहा जा रहा है कि चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी विशेष धर्म की बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन सभी में कहीं ना कहीं प्रजनन की संख्या में कमोबेश कमी नजर आ रही है। क्या कोई आंकड़े का कोई आधार आपको नजर आता है? नहीं, ये कहना बिल्कुल सही है कि सभी वर्गों की जनसंख्या में फर्टिलिटी रेट में कमी आई है। अगर हम 2011 का जो हमारे पास लेटेस्ट ऑथेंटिक डेटा है, 2011 के सेंसस की बात करें, तो 2011 में हमारे देश में टोटल 34 करोड़ मैरिड वुमेन थी, विवाहित महिलाएं। सेंसस की रिपोर्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और उसमें से करीबन 18 करोड़ महिलाएं वो थीं जिनके 2 या उससे कम बच्चे थे, और करीबन 16 करोड़, 15.5 करोड़ महिलाएं ऐसी थीं जिनके 3 या उनसे ज़्यादा बच्चे थे। तो हमें 2011 के सेंसस के हिसाब से, क्योंकि बाद के जितने भी डेटा हैं वो सब सैंपल सर्वे हैं, इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि वो जो 15.5 करोड़ विवाहित महिलाएं जिनके 3 या उनसे ज़्यादा बच्चे थे, वो पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी, किसी कास्ट के नहीं थे, वो सबके मिक्स थे। और जो भी अगर हम देखें इस चीज़ को कि हमारा फर्टिलिटी रेट डाउन जा रहा है या वो रिप्लेसमेंट लेवल पे आ रहा है, तो 2011 के सेंसस को देखिए, जहां एक और 3 से ज़्यादा बच्चों वाली 15.5 करोड़ महिला और 2 से कम बच्चों वाली 18 करोड़ महिला, तो फर्टिलिटी रेट कितना होगा इसकी कैलकुलेशन भी आराम से एक लेमैन भी लगा सकता है। जी डॉक्टर बजाज,
यहां पर कहा जा रहा है कि जो आंकड़े हैं वो हैं 2011 के। 2011 से 2022 यानी कि 11 बरस और बीत चुके हैं। 11 बरस में क्या कमोबेश यही गति रही होगी प्रजनन की, बढ़ी होगी, कम होगी? आपका विश्वास और आपकी जानकारी क्या कहती है? जैसे हमारे साथी विशेषज्ञ लोग कह रहे हैं, भारत की जनसंख्या के बढ़ने की समस्या पर अब नियंत्रण हो चुका है। जी, भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी थी स्वतंत्रता के बाद के पहले 3 दशकों में, और वो होना ही था क्योंकि स्वतंत्रता का कुछ लाभ तो होता ही है, और प्रजनन की संख्या बढ़ना उस लाभ का भाग था। मृत्यु दर घटी, लोगों में समृद्धि आई, तो जनसंख्या बढ़ी। और वो जनसंख्या बढ़ना मैं मानता हूँ अच्छा ही हुआ, क्योंकि उन 3 दशकों में जिस गति से हमारी जनसंख्या बढ़ी थी वैसी बढ़ोतरी ना हुई होती तो आज जो हमें सम्मान मिलता है विश्व में, विश्व के एक बड़े देश के रूप में, वो सम्मान हमें प्राप्त नहीं हो पाता। आज जो बात करते हैं यूथ डिविडेंड की, वो हमें ना मिल पाती अगर वो 3 दशक भारत की स्वतंत्रता के बाद में हमने जनसंख्या में वैसी वृद्धि ना की होती जैसी भारत में हुई। वैसी ही वृद्धि अफ्रीका में भी हुई, वैसी भी वृद्धि एशिया के अन्य देशों में हुई। जहां जहां औपनिवेशिक राज्य था, उस औपनिवेशिक राज्य के हटने के बाद जनसंख्या का बढ़ना सामान्य प्रवृत्ति थी और उसमें भारत ने भी भाग लिया। वो अब देखें, उस समय बहुत चिंता कर रहे थे हम लोग, अब हाइंडसाइट से देखें तो वो अच्छा हुआ। अब जैसे हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं, पिछले 2011 में कुल 17% के आसपास 10 वर्षों में वृद्धि हुई थी। जो अनुमान किया जा रहा है कि 2011 से 21 के बीच 12% के आसपास वृद्धि होगी, अभी हमने नहीं है, और अनुमान है कि उसके बाद ये 7-8% रह जाएगी उसके अगले दशक में। हमने जनसंख्या की वृद्धि की समस्या पर नियंत्रण कर लिया है। यहाँ पर जनता जनार्दन मेरे साथ मौजूद है। क्या जब हम लोग जाते हैं, रेल में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, या फिर स्कूल कॉलेज के एडमिशन के लिए जाते हैं, वहाँ पर जाकर क्या जो है तस्वीर सामने उभर कर आती है कि क्या जनसंख्या बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? अभी 2001 से लेके 2011 के बीच में हमारी जनसंख्या जो है लगभग 18 करोड़ बढ़ी थी। जो ये विश्व का जो 5वां सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के अनुसार, ब्राज़ील, मतलब कमोबेश उसके जनसंख्या के आसपास ही है। तो कहना है कि आप जैसे बता रहे हैं कि रेलवे में संख्याएं बढ़ रही हैं, एक कमी ये भी हो सकती है कि विकासशील देशों का एक अर्थ है कि वो संसाधनों का अधिक दोहन नहीं कर पा रहा है, जबकि विकसित देश है जो अधिकतम दोहन की स्थिति पे है, वो इसलिए विकसित देश है। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि हम संसाधनों का अधिकतम दोहन नहीं कर पा रहे हो, उस अनुकूल स्थिति में नहीं हो, ये एक वजह ये भी हो सकती है। जनसंख्या बिल लाने से पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि हमारे देश में एक्चुअलिटी में हमारे लोग इंडियन कितने हैं। जो लोग सड़कों पे हैं या जो लोग बाहर से आए हैं, उनकी हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी, एक्चुअलिटी देखनी पड़ेगी, हमें इसके ऊपर कड़े कानून लाने पड़ेंगे, वरना इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहेगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब ये सब रिजर्वेशन भी ख़त्म हो जाएगा, लोगों को सुविधा मिलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास वो संसाधन नहीं होंगे आगे पढ़ लिख के आगे एडमिशन लेने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। तो ये देश कभी अनएम्प्लॉयमेंट के साथ कभी बड़ा नहीं बन सकता। तो मेरे हिसाब से जनसंख्या को कंट्रोल करना, क्योंकि अभी आप और हम जो बात कर रहे हैं इसमें भी कहीं ना कहीं जनसंख्या कहीं ना कहीं इंक्रीज हो, मतलब उस पर हो रही है। जी जी, हमारे जो युवा हैं वो तो मानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है और संसाधनों की कमी भी हो रही है। जी, दोनों भाइयों ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। जनसंख्या वृद्धि को देखने के लिए आपको 2 चीज़ देखना पड़ेगा, एक एब्सोल्यूट नंबर और दूसरा उस नंबर में वृद्धि का दर। हम लोग जो कंट्री के फ्यूचर के लिए सोचते हैं उनका ध्यान इस बात पे है कि हमारी जो जनसंख्या बढ़ने की दर कम हो रही है कि नहीं। जनसंख्या बढ़ने के दर में काफ़ी कमी आई है और वो अब चिंता का कोई विषय नहीं रह गया है। भारत 2019 में ही, जो साहब ने कहा कि 2011 के बाद कोई डेटा नहीं है,
इस कंट्री का सबसे बड़ा सर्वे, नॉट इस कंट्री का, दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इंडिया कंडक्ट करता है, इंडिया में जो कंडक्ट करने की टीम है, इस समय उस टीम को मैं लीड कर रहा हूं। जो मोस्ट रीसेंट डेटा हमारा है वो ये क्लियरली दिखा रहा है कि 2019 में ही भारत रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी को अचीव कर लिया है। ग्रेजुअल चेंज हमारी सबसे बड़ी विशेषता रही है। हमारा जनसंख्या वृद्धि का दर जो कम हुआ है वो धीरे धीरे कम हुआ है, और वो धीरे धीरे कम होने का मतलब है कि वो आगे काफ़ी समय तक सस्टेन करेगा और उसके सारे पॉजिटिव इफेक्ट कंट्री को मिलने वाले हैं जी। ये हुआ रेट ऑफ ग्रोथ की बात। एब्सोलूट नंबर की जहां तक बात है वो जरूर एक चिंता का विषय है। एब्सोलूट नंबर जो आज़ादी के बाद से बढ़ते रहा है वो निश्चित रूप से 1990 तक उसके बढ़ने की रफ्तार काफ़ी, 1991 तक काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद से वो कम होना शुरू हुआ है, जो हमारे 5 राउंड्स के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में क्लियरली दिख रहे हैं। जी, जो आंकड़े की बात है, जो आंकड़े की बात है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि असम हो, त्रिपुरा हो, पश्चिम बंगाल हो, ये जो बिहार हो, इस पूरी बेल्ट में जो है वो जनसंख्या वृद्धि दर और देश के क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा है। उसकी वजह प्रजनन की समस्या है या कुछ और देखते हैं आप? देखिए प्रतिबिंब जी, मैं जो दोनों लोगों ने बात उठाई, प्रश्न उठाया, उसका जवाब देते हुए फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ। सबसे पहली चीज़ एक पूछी कि वास्तव में हमारी जनसंख्या है कितनी, इस चीज़ का भी आकलन करना जरूरी है, क्योंकि विभिन्न विभागों के सरकारी आंकड़े ही जो ऑथेंटिक डेटा की बात होती है वो अलग अलग बोलते हैं। हमारे देश में हर साल लगभग 2.5 करोड़ बच्चों का जन्म होता है और हमारे देश में हर साल लगभग 88 से 90 लाख लोगों की मृत्यु होती है। तो आज के पॉपुलेशन बेस के हिसाब से हमारा एनुअल इंक्रीज कितना होना चाहिए था? 1 करोड़ 60 लाख। हो कितना रहा है? 2 करोड़। आप उठा के देखिए, जबकि जब 2001 से लेके और अब तक, पहले तो पॉपुलेशन बेस कम था, जब पॉपुलेशन बेस कम होगा तो एनुअल इंक्रीज भी कम हुआ होगा। उसके बावजूद हमारी पॉपुलेशन 2 करोड़ पर एनम के हिसाब से एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ी है। इसका मतलब हमारे डेटा में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जी डॉक्टर बजाज, यहाँ पर सवाल ये उठाया गया है कि डेटा जो है वो जो आंकड़े दे रहा है उसमें समानता नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं डेटा को भी दुरुस्त करने की जरूरत है, या फिर थोड़ा सा जो नया सेंसस है वो आने वाला है उसका इंतजार हमें करना चाहिए। जो नई जनगणना होगी उसमें वस्तुस्थिति साफ हो जाएगी क्या? भारत के आंकड़े जो हैं, एनएफएचएस वाले भी, सेंसस वाले में भी दुनिया में सबसे अच्छे आंकड़ों में माने जाते हैं। डेटा को दोष देना विश्लेषण ना कर पाने का ही संकेत होता है। पर मैं एक विषय आपके साथ रखना चाहता हूँ। ये तो स्पष्ट है कि हमारी जनसंख्या की वृद्धि की गति बहुत कम हुई है 1991 की अपेक्षा, और ये भी स्पष्ट है कि भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट, अब ये तो स्पष्ट नहीं स्थापित है, नवंबर 2021 में जो एनएफएचएस 5 का डेटा आया, टोटल फर्टिलिटी रेट अब 2 से नीचे है, और प्राय सभी राज्यों में ये 2 से नीचे है। केवल 2 या 3 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में स्थिति ये है कि एक और बाप, उन्हें 2 बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि उनके वो जो जाएंगे तो उनके पीछे 2 बच्चे रह जाएं। अब वो संख्या उससे कम है। पूरे भारत में जनसंख्या स्थिरता की ओर बढ़ रही है। समस्या ये है कि कुल जनसंख्या तो स्थिरता की ओर बढ़ रही है, पर भारत के विभिन्न संप्रदायों में वैसी कमी नहीं हुई, बराबर की कमी नहीं हुई। जनसंख्या की वृद्धि में विभिन्न संप्रदायों में स्पष्ट असंतुलन है। समस्या इस असंतुलन की है। जी, क्या असंतुलन की वजह यह है कि अभी समाजवादी पार्टी के एक माननीय सांसद ने कहा कि ये तो ऊपर वाले की देन है और इसलिए कानून लाना या कानून से कुछ नहीं होगा, बल्कि लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए। क्या जल्दी जल्दी आप लोग मानते हैं? जब हमारे देश में अभी जो बात चल रही है जनसंख्या कानून पे, एक समय था कि अमेरिका में भी ऐसी ही बात चल रही थी। उस टाइम उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा था
और उस आर्टिकल में उन्होंने बताया था कि ये उन्होंने बताया था और उन्होंने सवाल ही चेंज कर दिया था। उन्होंने बताया था कि ये जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन इसकी प्रमुख वजह क्या है? सरकार के पास ये सरकार के पास ये प्रॉपर डाटा है? डेटा शुरू होता है जब आकलन करने का, उस समय किन्हीं वजहों से, या तो किन्नर समुदाय है वो पूरी तरह से उनके पास वो आई कार्ड नहीं होता, आईडी कार्ड नहीं होता है, उनको नहीं दिया जाता है वो डेटा। ये बहुत बड़ी एक समस्या है हमारे देश की कि किन्नर समुदाय को भी, किन्नर वर्ग को भी उस डेटा में शामिल किया जाना चाहिए। जब हम फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अर्बन और रूरल में बहुत डिफरेंस है। तो क्या हम उस पायदान पे हैं कि हम जो है अर्बन एरिया के मुकाबले जो है जो रूरल है उसका हम बराबरी कर सकते हैं, या अर्बन एरिया में जो हमने फर्टिलिटी रेट में जो अचीवमेंट हासिल किए हैं वो रूरल में क्या हम वो कर सकते हैं? उसके लिए महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं? कहीं ना कहीं मतलब मेरे देख रहे हैं हम कि जो आवाज़ उठाए थे उनके भी 3-4 बच्चे हैं, तो वो खुद इस चीज़ को पालन नहीं कर रहे हैं। तो हम आवाज़ उठाए थे और हम ही पालन नहीं करेंगे तो फिर जनता कैसे पालन करेगी? यहाँ पर एक सवाल जो है डॉक्टर बजाज ने भी उठाया कि असंतुलन तो है, जिसका जिक्र अभी योगी आदित्यनाथ जी ने भी थोड़े दिन पहले किया था। तो क्या प्रजनन की जो दर है वो कम हुई है, तो ये असंतुलन क्यों पैदा हुआ? और जिन राज्यों का मैंने अभी जिक्र भी किया था, क्या घुसपैठ एक वजह हो सकती है या कोई और कारगर वजह आप देखते हैं इसके पीछे? आपने जैसे कहा घुसपैठ एक वजह हो सकती है, वास्तव में घुसपैठ एक वजह है। अगर हम बांग्लादेश के सेंसस को उठा के देखें तो उसमें वहाँ पर पॉपुलेशन में सबसे बड़ा डिप जो आएगा वो 1971 के सेंसस में, 1971 टू 1981 के बीच में आएगा। तो जब वहाँ पर क्राइसिस था, जब वहाँ पे युद्ध हुआ और वहाँ से फिर पलायन हुआ, तो इतना शार्प डिक्लाइन पॉपुलेशन में बांग्लादेश में जो आया वो उसी पीरियड के दौरान आया। ये साफ तौर पे इंडिकेट करता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये 25-26 बच्चे सब बैठे हैं और मेरे ख्याल से सबकी आयु 18 से 25 साल के बीच के आसपास होगी। तो एक सैंपल सर्वे इन सब का भी करके देखते हैं। मेरा एक सवाल आप लोगों से है कि आप में से ऐसे कितने हैं जिनके 3 या उससे ज़्यादा भाई बहन हैं? ज़रा हाथ उठाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप ये देखिए कि ये पिछले 18 सालों में, 18 से 20 सालों में यहाँ पर बैठे हुए 26 लोगों में से 10 लोग ऐसे हैं जिनके 3 या उससे ज़्यादा भाई बहन हैं। अब आप फर्टिलिटी रेट जो डेटा बोलता है वो एक्चुअल ग्राउंड की कंडीशन क्या है, ये आपके सामने है। ये तो यहीं पर ही सर्वे करवा दिया जी ना, ये भी सैंपल सर्वे है। ये कोई सैंपल नहीं है। पहली बात, ये कोई सैंपल ही नहीं है। हम लोगों को हमेशा से सैंपल तो माइक्रो सैंपल, लार्जर सैंपल, वो तो उसके भी एक शर्मा साहब मापदंड हो सकते हैं। सैंपल कैसे ड्रॉ करते हैं कि वो पॉपुलेशन के लिए वैलिड एंड रिलायबल एस्टीमेट दे, हमारा ये इंपॉर्टेंस है। सैंपल सर्वे को इतना अंडरमाइन कृपया न किया लेकिन जाए। क्या आप तीनों विशेषज्ञ क्या इस बात पर सहमत हैं कि असंतुलन तो है कहीं ना कहीं? साहब, असंतुलन में भी कमी आ रही है। जी, जैसे जैसे टीएफआर कम होते जा रहा है, मैंने आपको बताया कि 1992-93 में जो गैप 1.1 बच्चों का था हिंदू मुस्लिम टीएफआर में, वो अभी घट के 0.5 हो गया है। 98-99 में वो 0.8 हुआ, 2005-06 में 0.8 रहा, 2015-16 में 0.5 रहा। अभी इससे बड़ा डिफरेंस जो वो भाई कह रहा था, अर्बन रूरल डिफरेंशियल ज़्यादा है। अगर टीएफआर का डिफरेंस देखा जाए गरीब अमीर का, तो वो डिफरेंस 2.6 एंड 1.6 का है। अगर एजुकेटेड अनएजुकेटेड का देखा जाए, इलिटरेट महिलाएं ऑन एन एवरेज इस कंट्री में 2.8 बच्चे पैदा कर रही हैं। लेकिन ये सारे बच्चे जो हैं वो शहरी हैं और यहाँ पर 26 बच्चे हैं। 26 में से 10 लोगों ने हाथ उठाए हैं जिनके भाई बहन 3 या 3 से ज्यादा है। एक माइक्रो सैंपल तो यहाँ पर हो गया है। डॉक्टर बजाज, क्या जो इस असंतुलन से जिसका जिक्र आपने सबसे पहले किया, संसाधनों पर भी असर पड़ रहा है? संसाधनों की कमी हो रही है, और अगर हो रही है
तो उसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? करना चाहता हूं कि असंतुलन केवल इसलिए नहीं है कि कुछ लोग अधिक शिक्षित हैं, कुछ लोग अशिक्षित हैं। जी। सब सोशल साइंटिस्ट से जानते हैं कि शिक्षा के लिए, समृद्धि के लिए, अर्बन रूरल के लिए कैसे कंट्रोल करना है, और फिर देखें कि कितना अंतर है मुसलमानों और हिंदू के टीएफआर में। उसमें अंतर आता है और ये कैलकुलेशन बार बार की गई है। 1951 से भारत के जनसंख्या विशेषज्ञों ने बार बार ये अनुमान लगाया होगा कि आप सब पैरामीटर्स को कंट्रोल कर लें, फिर कुछ अंतर है या मुसलमानों और हिंदुओं के टीएफआर में, और उन्हें स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। और दूसरा, ये जो कह रहे हैं कि गैप कम हुआ है, वो ठीक है कि 0.8 से 0.5 चिल्ड्रन हुआ, पर परसेंटेज गैप जो है between the TFR of the Hindus and between the TFR of Muslims is rising, it is not going down. यहाँ पर बहुत सारे जैसे जनता जनार्दन यहाँ पर मौजूद है, क्या कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाना चाहिए? ये सर बोल रहे थे कि कम हुआ है, फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, बट ये भी तो है उसमें जो निरोधक का उपयोग भी ये भी ज़्यादा बढ़ गया, 56.6 हो गया है, जो कि पहले बहुत कम था। और महिलाएं हमारी उससे कितनी पीड़ित होती हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर पूरा ख़राब हो जाता है, उनका बॉडी पे कितना असर होता है, ये भी तो देखना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि क्या उससे असर पड़ता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई कानून लाना चाहिए तो क्या उसमें प्रावधान होना चाहिए? उन प्रावधानों पर भी कोई कुछ बोलना चाहेगा? तो उनको जो है ना, जैसे कि हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है, उनको भी लिंक करना चाहिए, राशन कार्ड में लिंक करना चाहिए। अभी जैसे मैम ने कहा कि हमें यानी सरकार को किन्नरों को यानी फेवर में लेके ये पता करना चाहिए कि कहाँ पे अभी किस जगह कहाँ पर ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तभी जाके वो एक्चुअल डेटा का जो एक्यूरेसी होगी। यानी अगर उनके पास डॉक्यूमेंट होंगे तभी क्लियर हो पाएगा कि सचमुच में किसकी कितनी जनसंख्या है पीछे। पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ कंजम्पशन पैटर्न में जो गैप आया है, इसको ब्रिज अप करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? कहीं ये हम लोग का सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड है, कहीं वो तो डाइल्यूट नहीं हो रहा? कहीं इससे जो मार्जिनलाइज्ड हैं, फॉर एग्जांपल ट्राइब्स, कहीं वो और मार्जिनलाइज तो नहीं हो रहे? तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ बिंदु जो है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए हैं। क्या है निराकरण? क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़, जब हम एक अपना फैमिली साइज़ अपनी पॉकेट के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हम कितने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सकते हैं, एक समझदार व्यक्ति वो उसके हिसाब से अपने बच्चों को जन्म देता है। तो हमारे देश का फैमिली साइज़ इस देश की पॉकेट के हिसाब से डिसाइड क्यों नहीं होना चाहिए? दुनिया की 2.4% लैंड एरिया पे दुनिया का 4% वाटर रिजर्व हमारे पास है, और उसके ऊपर दुनिया की 20% पॉपुलेशन निर्भर करती है। तो क्या संसाधनों का दोहन हम लोग नहीं कर रहे? दुनिया में सबसे पहले पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की चिंता करने वाला, फैमिली प्लानिंग की चिंता करने वाला देश 1952 में, आज वो दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री हो गया है। आज अगर हम देखें 1974 से, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और फैमिली प्लानिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना, तब से लेकर आज तक गवर्नमेंट के, सरकार के, टैक्सपेयर के 3 लाख करोड़ रुपया खर्च हो चुका है विभिन्न तरह के फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स तो पर। क्या आपको लगता है कि कोई विधेयक, कोई बिल, कोई कानून आना चाहिए? 100% आज भी ऐसे नियम मौजूद हैं, जैसे जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं, इनकम टैक्स पेयर्स को अगर आप देखें, वो जब अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो उन्हें 2 बच्चों के लिए एजुकेशन में एग्जेम्पशन मिलता है, टैक्स एग्जेम्पशन, तीसरे बच्चे के लिए नहीं मिलता। तो क्या ये राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन नहीं है उसका? जी, क्या कानून आना चाहिए? मेरे समझ से इस देश में जनसंख्या कंट्रोल के लिए किसी कानून लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जनसंख्या पे कानून लाना हो तो केयरफुली सोचना पड़ेगा कि उसके प्रमुख एस्पेक्ट क्या होंगे। मेरे समझ से प्रोविज़न ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, जो कि कंट्री ने पिछले 20 ईयर्स में गेन किया है। उस गेन को सस्टेन करने के लिए चाइल्ड मैरिजेस को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना जरूरी है। अभी भी इस देश में 7 स्टेट ऐसे हैं जहां 20 से 24 एज ग्रुप में जो मैरिड वीमेन हैं, उसमें से 25% से ज़्यादा लोगों की शादियां 18 ईयर्स के पहले हो गई हैं।
उसका इफेक्ट महिलाओं के हेल्थ पे भी पड़ता है, बच्चों के हेल्थ पे पड़ता जी है। आखिरी टिप्पणी इसलिए- डॉक्टर बजाज आपसे चाहूंगा। यहाँ पर जनता जनार्दन चाहती है और हमारे एक विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि कानून आना चाहिए। डॉक्टर एसके सिंह कह रहे हैं कि कानून की आवश्यकता नहीं है, बाल विवाह पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी तो अपने आप ही इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। आखिरी टिप्पणी बहुत छोटी सी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि नियंत्रण की समस्या आसान समस्या होती है, उसका समाधान हम कर चुके हैं, उसके लिए हमें कानून की आवश्यकता नहीं है जी। पर जनसंख्या असंतुलन की समस्या, विभिन्न संप्रदायों के जनसंख्या की ग्रोथ में अंतर आना जो है वो अधिक गंभीर समस्या है। उसका समाधान मल्टी डायमेंशनल होता है। बहुत सारे विषयों का विचार करके केवल कानून मात्र से ये नहीं हो पाएगा। अनेक विषयों का विचार करके इस समस्या पर ध्यान देना पड़ेगा। इस समस्या को भुलाया नहीं जा सकता, इसको इग्नोर। मेरी समस्या है कि हम इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो आंकड़ों में सतत दिखाई दे रही है। जी सतत जो है असंतुलन की आपने बात कही है। आपने कहा कानून की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता यह है कि जो असंतुलन पैदा हो रहा है उस असंतुलन पर किस तरीके से रोक लगे। और यहाँ पर जनता जनार्दन चाह रही है कि कोई एक कानून आना चाहिए और उसमें बहुत सख्त प्रावधान आने चाहिए। और एक विशेषज्ञ हमारे डॉक्टर एसके सिंह चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाल विवाह पर रोक लगेगी तो अपने आप ही समस्या का समाधान मिल जाएगा। डॉक्टर एसके सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मनु गौर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर बजाज आपका धन्यवाद, और जनता जनार्दन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।